देखिए, कल क्लास आप लोगों को समझ में आई थी। आज जो है हम शुरू करेंगे नया चैप्टर, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन कैसे हुआ उसको हम लोग समझेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश किस भाग में स्थित है भारत के? उत्तर या उत्तर मध्य भाग में स्थित है। आप लोगों को बताए थे इसका क्षेत्रफल कितना है? हाँ, 2,40,928। और पूरे भारत का कितना परसेंट है? हाँ, 7.33। देखिए, ऐसे तैयार करना चाहिए। इसके बाद फिर इसकी सीमाएं जो है, उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हो कितने राज्यों से लगी हैं? 8 राज्यों से लगी हैं। और एक कितना है केंद्र शासित प्रदेश? कौन सा है? दिल्ली है। और एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। ठीक है, तो ये भौतिक संरचना हो गई, 8 राज्य हो गए। और फिर कितने जिले जो लगते हैं नेपाल से? 7 जिले लगते हैं। ठीक, यहां तक जानना है आपको। अब इसके बाद फिर देखेंगे इसकी भूगर्भिक संरचना को। भौतिक विभाजन में पहले देखेंगे भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना में हम लोग देखेंगे कि आप लोग जानते होंगे कि पहले जो महाद्वीप था, सभी महाद्वीप जो थे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक दूसरे से क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। उसे क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। लेकिन 2500 साल पहले क्या हुआ कि उसमें जो है विघटन हुआ और वह 2 भागों में बटा था। 2 भागों में बटा था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। आप पढ़ेंगे, उसमें दिखाएंगे, ज्योग्राफी जब सर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि पूरा सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जो सभी महाद्वीप हैं, आप जान रहे हैं महाद्वीप के बारे में, सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन जो है 2500 साल पहले जब क्या हुआ कि उसमें विघटन हुआ तो 2 भागों में वो बट गया। एक गोंडवाना लैंड में, एक अंगारा लैंड में, 2 भागों में। उसको पूरा जब जुड़ा हुआ था तो उसे एक पैंजिया के नाम से जाना जाता था। और जब वो टूटा तो क्या हुआ कि वह गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में बटा था। तो हमारा भारत किस में है? गोंडवाना लैंड में है कि अंगारा लैंड में है? नहीं, गोंडवाना लैंड में है। तो नीचे वाले में ही है। नीचे वाला जैसे गोंडवाना लैंड में जो है आपका, देखिए, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, इसके बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है आपके ये किस में है? आपका गोंडवाना लैंड में है। और उत्तरी अमेरिका और ये सब जो है उसमें अंगारा लैंड में पड़ता है। ठीक, तो ज्योग्राफी में, ये ज्योग्राफी का विषय है, विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन हमको ये बताना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश, भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भारत है। तो उत्तर प्रदेश हमारा किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है हमारा। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश जो है भूगर्भिक संरचना में कि मतलब किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत जब गोंडवाना लैंड का है तो उत्तर प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का होगा। ठीक है ना, ये वो आपको करना है। अब इसके भूगर्भिक संरचना में हम देखेंगे कि जो है इसके जो क्षेत्र हैं, अब देखिए इसमें क्या है। देखिए, मैप के आधार पे हम बताते हैं भूगर्भिक संरचना में इसके। देखिए, उत्तर प्रदेश का ऐसे मैप बनाइए। देखिए, ये हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि इसका जो प्राकृतिक विभाजन जो किया गया है वो क्या है चारों तरफ से। तो इधर जब देखेंगे उत्तर भारत में ऊपर की तरफ, तो यहां पर जो है आप देखेंगे यहां पर शिवालिक की पहाड़ी, यहां पर क्या है? यहां नेपाल है ना, और यहां उत्तराखंड है। तो यहां पर क्या है? ये पर्वत श्रेणियां हैं। पर्वत श्रेणियां हैं। तो आप जब देखेंगे कि भारत में जो ऐसे पर्वत श्रेणियां थी, ये जब सबसे नीचे वाली जो श्रेणी थी उसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। शिवालिक हिमालय। तो ये जो है ये जो उत्तर प्रदेश के उत्तर का क्षेत्र है वो किससे लगा हुआ है? शिवालिक हिमालय से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय से लगा हुआ है। अब इसके बाद फिर हम आएंगे जो है इसके, जो आप देखेंगे यही बिजनौर से गंगा नदी जो है यहां से निकलती है और ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक,
और इधर से देखेंगे यमुना नदी यहां से आती है पश्चिम में बॉर्डर बनाते समय, और यहाँ पे कहां पे मिलती है जाके, प्रयागराज में यमुना नदी। देखिए ये यमुना है और ये है गंगा नदी, ठीक है। तो और ये दक्षिण वाला जो भाग है आपका, ये है आपका उत्तर प्रदेश का दक्षिण का भाग, ये है आपका पठारी भाग, पठारी भाग। तो अब इधर देखिए ये यमुना हो गया। तो उत्तर में जो सीमा, उत्तर प्रदेश के उत्तर में जो सीमा बना रहा है वो क्या है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है उत्तर में उत्तर प्रदेश की सीमा बना रहा है। जो हिमालय की जो देखिए, अब यहाँ नेपाल है, यहाँ उत्तराखंड है, ये सब हिमालय का क्षेत्र है, शिवालिक हिमालय का। तो पूछेगा उत्तर में क्या है, क्या प्राकृतिक सीमा है इसकी, तो शिवालिक हिमालय की है। पश्चिम में आप देखेंगे यमुना नदी एकदम सट के आई है पश्चिम में, तो पश्चिम में आपका जो ये प्राकृतिक सीमा बनाती है वो यमुना नदी है, ठीक है। और इसके बाद दक्षिण में आप देखेंगे ये पठारी क्षेत्र जो है, यहाँ पे बुंदेलखंड और बाघेलखंड का पठार यहाँ मिलता है दक्षिण भारत में। यहाँ दक्षिण में, दक्षिण के पठार में यहाँ बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड और बाघेलखंड, बाघेलखंड, ठीक, बुंदेलखंड और बाघेलखंड का पठार। तो दक्षिण में जो प्राकृतिक सीमा बना रहा है वो क्या बना रहा है, पठारों का बन रहा है। यहाँ पे जो पठार हैं, पठारों से सीमा बन रही है। यहाँ क्या बन रही है, यहाँ पर्वतों से सीमा बना रही है। और पश्चिम में कौन बना रहा है, यमुना नदी बना रही है। और इधर आप देखेंगे पूर्व में क्या है, बिहार है, बिहार। तो ये इनकी प्राकृतिक सीमा हो गई, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा हो गई, ये प्राकृतिक सीमा हो गई, ठीक। तो अगर कभी भी कोई पूछता है या क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है, तो शिवालिक हिमालय है। पश्चिम में कौन सीमा बनाता है, तो यमुना नदी सीमा बनाती है। और दक्षिण में आप जाएंगे तो पठारी भाग, पठारी जो पठार है, जो दक्षिण का पठार है, तो यहाँ पे जो नीचे आप उत्तर प्रदेश के इस वाले एरिया में देखेंगे, ये वाला क्षेत्र इनका पठार है। कौन कौन सा, बुंदेलखंड का पठार है, बाघेलखंड का पठार है, ये सब पठारी क्षेत्र है। और मध्य क्षेत्र जो है ये गंगा यमुना का द्वाब बोलता है। दो नदियों के बीच को क्षेत्र को क्या कहा जाता है, द्वाब कहा जाता है। तो बीच वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, गंगा यमुना का द्वाब है। तो ये आप चारों तरफ आप समझ गए इनके भौगोलिक दृष्टिकोण कि कौन कहां कैसे है, इसको मेन समझाना था। इसी नाते देखिए चित्र के सामने, जब चित्र से आप समझेंगे चीजें तो याद होंगी। तो उत्तर प्रदेश आपको पढ़ाना, तो इस नाते उत्तर प्रदेश की जो है भौगोलिक संरचना में हम देखेंगे कि उत्तर में आपका शिवालिक, पश्चिम में यमुना, दक्षिण में आपका पठारी भाग, और उत्तर पूरब में क्या है आपका, बिहार है, ठीक है। और मध्य में पूछेगा तो मध्य में गंगा और यमुना दो नदियां हैं, जो मैदानी, गंगा यमुना का मैदानी भाग उसे कहा जाता है, ठीक, गंगा यमुना का मैदानी भाग इसे कहा जाता है। अब जो है ये जो है प्लेस्टोसीन युग से जो है गंगा यमुना यहाँ पर अवसादों को इकट्ठा करके एक पूरा बहुत बड़े मैदान का निर्माण करती है गंगा यमुना जो है, ठीक है। अब इसमें जो है हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का हम भौगोलिक विभाजन करेंगे कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में कौन कौन सी चीजें हैं उसको हम बताएंगे। यहां तक ये समझ गए आप। देखिए उत्तर प्रदेश पहले बताए कि क्या था, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ये उत्तर प्रदेश जो है, भारत भाई गोंडवाना लैंड का है, तो उत्तर प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके उत्तर में क्या है, क्या प्राकृतिक सीमा बना रही है, पश्चिम में क्या सीमा बन रही है, दक्षिण में क्या सीमा बन रही है। और मतलब अब इससे आप मतलब एक लगा सकते हैं ध्यान कि उत्तर वाला जो भाग है वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र टाइप का है। और इसके बाद पश्चिम में आप क्या, पठार वाला क्षेत्र है। पठार, जैसे पठार क्या होता है, एक मेजनुमा भूमि होती है। जैसे इसका मतलब औसतन ऊंचाई 300 मीटर की होती है, मतलब बहुत ज्यादा। जैसे पहाड़ हो गया तो ऊंचा हो गया ना, लेकिन आप देखेंगे कि जो है आप पठारी क्षेत्र का तो औसतन इसकी ऊंचाई 300 मीटर तक हो सकती है, जैसे एक मेजनुमा होती है। आप जैसे ही यहां से मध्य प्रदेश से आगे जाएंगे, अब यहाँ देखिए ये गंगा का मैदान है, हम लोग का जो क्षेत्र है ये गंगा का मैदान है। गंगा यमुना जो क्षेत्र है ये तराई क्षेत्र बोलता है, गोरखपुर अपना तराई क्षेत्र में है। तो यहाँ क्या है, समतल भूमि है। लेकिन आप जो ही अब ये इधर जाइए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से ही तुरंत शुरू हो जाता है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र प्रादीपीय पठार जो बोलता है, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, महाराष्ट्र में भी वही मिट्टी। इसके बाद फिर तो अलग अलग क्षेत्रों में, तो ये जो दक्षिण का जो है ये भाग है ये पठारी क्षेत्र है इसका, ठीक है। और ये बीच वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, ये गंगा का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, ये मैदानी क्षेत्र है।
आपका उत्तर में पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र है और पश्चिम में ये नदी है और पूरब में बिहार। ठीक, ये आप हम लोग समझे। अब उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हम देखेंगे, फिजिकल डिवीजन क्या है। इसको इसको बना लिए हैं चित्र, ऐसे लिख लिए, लिख लीजिए बना के फट से, इसको नोट करते रहिए चीजों को। मैं बना जैसे नहीं सही से बन रहा, लेकिन फिर भी एक संरचना ऐसे बना करके ऐसे लिख लिया करिए, बनाइए जरूर उसको, क्योंकि चित्र बनाने से ही जान लीजिए क्या है कि चित्र बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी चीज, जैसे भारत का चित्र हुआ, इसका उत्तर प्रदेश का हुआ, वर्ड का हुआ, ये बनाना जरूरी है। अगर ये मेंशन करेंगे, अगर मेंस लिखेंगे आप, मेंशन करेंगे, बहुत नंबर मिलता है चित्र बना के दर्शाना चीजों को। अब यही आ गया कि आपका भौगोलिक संरचना के बारे में बताइए, चित्र बना दिए, उसके लिख दिए, तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा कि जो लड़का जानता है। एग्जामिनर केवल चित्र देख करके फिर आगे बढ़ जाएगा कि हाँ ये इसको जानकारी है। ठीक है, तो ऐसे चित्र बना करके आप मोटा मोटा ऐसे बना करके बस ऐसे लिख दीजिए खाली। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। अब हम आएंगे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। देखिए, जब उत्तर प्रदेश था तो उसमें क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड को हटा दिया गया। उत्तराखंड जो था कब कब हटाया गया था, 2000 में। 2000 में हटाया गया था, 13 जिले हटाए गए थे उसमें से, तो कट गया था। तो क्या होता है, जब अब देखिए भौगोलिक क्षेत्र कैसे चेंज हो रहा है। जब उत्तराखंड को हटा दिया गया तो हमारा पर्वतीय क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र था, वो हट गया। मतलब पहले जो भौगोलिक विभाजन में आप 4 क्षेत्र जानते थे, अब 3 क्षेत्र जानेंगे, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र हमारा हट गया। क्योंकि यहां पर जब देखेंगे, जैसे ये यूपी का मैप हम बनाए फिर से, देखिए अब यहां पर जो ये क्षेत्र था आपका, यहाँ उत्तराखंड वाला, ये इधर नेपाल है, ये पर्वतीय क्षेत्र था ये वाला। लेकिन ये क्या हुआ, ये यहीं से कट गया, और कट गया तो पर्वतीय क्षेत्र हो गया खत्म। यहां से पर्वतीय क्षेत्र हो गया खत्म। अब क्या बचा, तो अब वही जानना है, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौगोलिक आकृतियों के आधार पर, ये जो कोई क्षेत्र है उसके भौगोलिक आकृतियों के आधार पर जो है हम उस क्षेत्र का हम विभाजन कर सकते हैं। मतलब हमारा कोई भी क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश है, इसकी भौगोलिक आकृतियों के आधार पर इसका हम विभाजन किया जा सकता है। भौगोलिक आकृतियां क्या है, भौगोलिक आकृतियों में आप देखेंगे जैसे आपका पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदी हो गई, समुद्र हो गया, उसके आधार पर हम इसका भौगोलिक विभाजन किया जा सकता है। तो हम जब भौगोलिक विभाजन करेंगे तो इसको हम क्या पाएंगे, इसको 3 भागों में पाएंगे। उत्तर प्रदेश को हम 3 भागों में पाएंगे। पहला जो हो जाएगा भाबर और तराई क्षेत्र, भाबर और तराई क्षेत्र, यही जो है, जो पहाड़ी क्षेत्र से जो कटा हुआ क्षेत्र है, ये सबसे ऊपर अब आ गया है, भाबर और तराई क्षेत्र। इसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा, दूसरा जो आ जाएगा आपका गंगा यमुना, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, और तीसरा क्या हो जाएगा, पठारी क्षेत्र। ठीक, तीसरा हो जाएगा दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब दक्षिण का पठारी क्षेत्र में आप देखेंगे कि जैसे आपको ये देखना हुआ भाबर क्षेत्र कौन सा है, तब इसमें हम देखेंगे, जैसे ये मैप है ना, अब इसमें आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, ये वाला क्षेत्र, ये भाबर क्षेत्र हो जाएगा, भाबर। अब इसके बाद फिर इधर आएंगे, इसके एकदम ठीक सटे हुए ये वाला जो क्षेत्र है, ये हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र, ये हो जाएगा तराई क्षेत्र, ये हो जाएगा तराई क्षेत्र।
अब इसके बाद यहीं पर क्या है, यहीं पर यहीं बिजनौर से आपकी गंगा नदी आती है और ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, और यहीं से इसके सटे हुए ये आती है यमुना नदी। ये हो गई गंगा और ये हो गई यमुना। ये दोआब क्षेत्र हो गया। ये कौन सा होगा, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद फिर नीचे जब आएंगे, नीचे ये वाला क्षेत्र जो है ये आपका हो जाएगा, ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है। अब ये उत्तर प्रदेश जो है इसी 3 भागों में बटा हुआ है। जो आपका भौगोलिक विभाजन जो किया गया है ये 3 भागों में, पहले क्या था 4 भाग था। जब उत्तराखंड आपका कट गया है, उत्तराखंड के कटने के कारण जो है आप देखेंगे कि उत्तराखंड जब कट गया तब ये क्षेत्र जो है क्या हो गया, पर्वतीय क्षेत्र यहां से हट गया। पर्वतीय क्षेत्र हटने के बाद जो है अब ये 3 क्षेत्र आपका बचा, भाबर और तराई क्षेत्र, इसके बाद फिर गंगा यमुना का मैदान और उसके बाद दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अच्छा बताइए कि हम लोग किस क्षेत्र में हैं, यहां बैठे हुए हैं? तराई क्षेत्र में हम लोग हैं। हम लोग ये तराई वाला क्षेत्र है। अभी आप बताएंगे, हम तब अभी समझ जाएंगे। तराई क्षेत्र में है हम लोग। ये तराई जो है, जो पानी के द्वारा लाया गया, ये दलदली भूमि और ये यहाँ पे धान चावल और ये सब इसके लिए महत्वपूर्ण अभी चीजें हम विस्तार से बताएंगे। भाबर है, तराई है, फिर गंगा यमुना का क्षेत्र है। ठीक है, इसको ऐसे मैप बना लीजिए। देखिए ये जानने के लिए आप इसको जान जाएंगे ना, ऐसे मैप में आप ये कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन आता है, भाबर क्षेत्र से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप समझेंगे ना कि उत्तर वाला क्षेत्र भाबर है, बीच वाला जो क्षेत्र है वो गंगा का क्षेत्र है, गंगा यमुना का क्षेत्र, और दक्षिण में पठारी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के, इधर यमुना का है, उधर वो है। अब ये हमको यही 3 क्षेत्र पढ़ने हैं। जो हमारा भौगोलिक विभाजन है ये 3 प्रकार का है, यही पढ़ना है। भाबर और तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, दोआब क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ये 3 भागों को हमको पढ़ना है। ठीक, इसको बना लीजिए चित्र ऐसे ही। बन जाएगा तो बताइएगा। बन गया सबका? ठीक। अब देखिए इसके आधार पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब कहाँ किस तरह की क्या जलवायु होगी, क्या मिट्टी होगी, कैसे क्या होगा। अभी सब बता रहे हैं, आपको समझ में आएगा। अब देखिए हम पहला जो शुरू कर रहे हैं, भाबर क्षेत्र। भाबर, भाबर एवं तराई, इसमें हम भाबर को शुरू कर रहे हैं, भाबर क्षेत्र। सॉरी, तो भाबर क्षेत्र क्या है, ये कैसे बनता है, भाबर क्षेत्र क्या होता है, इसको जानना जरूरी है। जो शिवालिक क्षेत्रों के गिरपदीय क्षेत्र, गिरपदी मतलब उसके नजदीक वाले जो क्षेत्र होते हैं, जैसे ये है आपका, ये हिमालय का क्षेत्र है। देखिए ये हिमालय पर्वत है आपका, ये हिमालय पर्वत है। देखिए ये हिमालय पर्वत है ना। अब यहां से आप देखेंगे कि जब यहां से नदी ऐसे बह करके ऐसे ऐसे आ रही है और ये यहाँ पे आ रही है। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा, जब ऊपर से आएगी तो कंकड़ और पत्थर लेकर के आएगी, बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर, गोला गोला आकार का पत्थर यहाँ से ऊपर ले जा करके, और फिर यहाँ से आ करके कहाँ पे, यहीं पे ये इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे पत्थर ये इकट्ठा हो जाएगा। नदी जब देखिए, सभी नदियां क्या हुई हैं, पर्वतों से पहाड़ों से ही आई हैं, पहाड़ों से ऊपर से बह के आई हैं। ये गिरपदी क्षेत्र है, शिवालिक का गिरपदी क्षेत्र में यहां से नीचे उतरेंगी और यहां से एक जगह ऐसा समय आएगा कि पत्थर जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। भाई पानी का जब तक ये ढाल था तब तक तो पत्थर और पानी एक साथ चले, लेकिन जब ढाल खत्म हो गया, यहाँ पर अचानक जमीन पे जब आ गए तो पत्थर क्या होगा, पत्थर एक जगह क्या होंगे, इकट्ठा होने लगेंगे। तो यहाँ पर एक पतली मतलब एक चद्दर नुमा यहाँ से यहाँ पे ऐसे जमा हो जाती है,
एक परत बन जाती है ऐसे पत्थरों की यहाँ पे, और नदी क्या हो जाता है, नदी यहीं पर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, नदी इसी में विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से नहीं, पत्थर इतना ज्यादा गिर जाता है, यहाँ परत टाइप का बन जाता है। तो नदियां कई भागों में क्या होता है कि पत्थर के नीचे से बहने लगती हैं, ऊपर नहीं बहती हैं, तो नदियां नीचे से बहने लगती हैं, और यहां पर आकर के नदियां ऐसे ऐसे करके फिर यहां पर फिर सामने आपको दिखाई देने लगती हैं यहां पर ऊपर। तो भाबर क्षेत्र यही होता है जहां पर जो है पर्वतों से जो कंकड़ पत्थर होते हैं नदियों के द्वारा ला करके एक जगह एक परत बना दिया जाती है, और नदियां यहां पर आकर के क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। पूछता है क्वेश्चन, कहां पर, किस क्षेत्र में नदियां जो है विलुप्त हो जाती हैं आकर के, तो कौन सा क्षेत्र है, भाबर का क्षेत्र है। यही उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर जो क्षेत्र आता है वो भाबर का क्षेत्र होता है, जहां पर नदियां क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, मतलब अंदर बहेंगी नदियां, पत्थरों के नीचे बहती हैं, थोड़ा थोड़ा पतला पतला यहाँ पे कई धारा बन जाती है, और ऊपर से एकदम पत्थर हो जाता है ऊपर, ठीक है। वो जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, वो भाबर क्षेत्र कहलाता है, भाबर क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें आप देखेंगे ये क्षेत्र क्या होगा, पत्थर यहाँ पर है तो यहाँ पे उपजाऊ थोड़ी होगा, तो ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ नहीं होता, कृषि के लिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र नहीं है ये। और जो देखेंगे कि यहाँ पर आगे जाकर जो है, यहाँ पर आगे जाकर नदियां ये प्रकट होती, तो भाबर क्षेत्र आप लोग समझ गए क्या है, भाबर क्षेत्र, इसी को भाबर कहते हैं, भाबर, जो ये वाला क्षेत्र है यही है भाबर, ठीक है, यही है भाबर। भाबर में क्या होता है जान गए, जैसे कि पर्वत, जैसे शिवालिक पर्वत है सबसे नीचे, अभी जब ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे आपको कि कौन कौन सा पर्वत है, 4 पर्वत है, उस सबसे नीचे जो अभी नई जो संरचना है वो शिवालिक हिमालय की। तो शिवालिक हिमालय जो है, आप देखेंगे शिवालिक हिमालय से जब इधर से ऊपर से पानी, नदियां ऊपर से आएंगी तो कंकड़ पत्थर ये लेकर के आती हैं, कंकड़ पत्थर से ही जो है भाबर के मैदान का निर्माण होता है। अभी पूछ लिया किस कंकड़ पत्थर से कहाँ के मैदान का निर्माण होता है, तो भाबर मैदान का निर्माण होता है। वहां पे पत्थर एक पूरा जम जाता है और इकट्ठा हो जाता है, और नदियां जो है इसके नीचे से जो है बह करके फिर यहाँ बाहर आएंगी, और जब बाहर आती हैं तब यहाँ पर यही जो आगे जब दिखने लगती है और पानी जब यहाँ पे आ जाता है नदी के रूप में, यही क्षेत्र जो यहाँ पे आता है यही होता है तराई क्षेत्र, यही होता है तराई क्षेत्र। जब आके नदियां जब वहां से भाबर से आगे बढ़ेंगी और जब मिल जाती हैं एक दूसरे में, कई धाराओं में यहाँ हो जाती हैं और धाराएं मिल करके आगे आ जाती हैं, तो वही जब मिलता है तो तराई क्षेत्र हो जाती है। तो भाबर के बारे में लिख लीजिए 2-3 लाइन आप लोग लिखिए। यह शिवालिक हिमालय के समांतर, यह शिवालिक हिमालय के समानांतर, यह शिवालिक हिमालय के समानांतर, शिवालिक हिमालय के समानांतर गिरपदी क्षेत्रों में फैला हुआ है, गिरपदीय क्षेत्रों में फैला हुआ है, गिरपदीय क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसका निर्माण कंकड़ पत्थर के चट्टानों से हुआ है, कंकड़ पत्थर के चट्टानों से हुआ है, चट्टानों से हुआ है। इस क्षेत्र का विस्तार, इस क्षेत्र का विस्तार इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के, इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, पीलीभीत, शाहजहां, पीलीभीत, शाहजहांपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी जिले में हुआ है, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी जिले में हुआ है। लखीमपुर खीरी जिले में हुआ है। यहां आकर नदियां विलुप्त हो जाती हैं, यहां पर आके नदियां विलुप्त हो जाती हैं, यहां पर आके नदियां विलुप्त हो जाती हैं।
विलुप्त हो जाती हैं तथा जल चट्टानों के मध्य प्रवाहित होता है। जल चट्टानों के मध्य प्रवाहित होता है। चट्टानों के मध्य प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता है। ये नदियां आगे जाकर वापस धरती पर प्रकट होती हैं। वापस धरती पर प्रकट होती हैं। वापस धरती पर प्रकट होती हैं। एपियर, प्रकट एपियर हो जाएगा, प्रकट होती हैं। यह क्षेत्र कम उपजाऊ होता है। अनुपजाऊ होता है। यह क्षेत्र अनुपजाऊ होता है। मृदा कृषि, यहाँ की मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। यहाँ की मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। ठीक है, ये हो गया भाबर। भाबर आप लोग समझ गए ना। अब आपको लिखने को दे दे या भाबर के बारे में पूछ ले तो आपको समझ में आना चाहिए। इतना तो आदमी को, मतलब आपको समझ गए होंगे कि भाबर क्या होता है। ठीक है, समझ गए ना। भाबर यही है। अब भाबर कहाँ, देखिए जैसे उत्तर प्रदेश में है आपका, ये देखिए मैप बनाते हैं। रुकिए दूसरे पे बनाते हैं। बाबर, देखिए अब ये वाला जो क्षेत्र है आपका, यही है आपका भाबर क्षेत्र। और ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा, ये इसके जो सटे नीचे एकदम क्षेत्र है, ये हो जाएगा तराई का क्षेत्र। ये हो जाएगा तराई। ये भाबर का हो गया, ये तराई का क्षेत्र हो गया। ठीक, अब इसमें देखेंगे अब तराई। देखिए इसमें क्या हम बताए थे कि जब ये पर्वत है, पर्वत के ऊपर से जब ये नदी निकलती है ऐसे ऐसे, और यहाँ से ढाल पाके पत्थरों को यहाँ पे ले आके इकट्ठा करती है और यहीं पे जमा हो जाते हैं पत्थर, और यहाँ से नदी ऐसे ऐसे करके कई भागों में ऐसे निकलती है। और यहाँ से निकलने के बाद जब नदी एक बार इकट्ठा यहाँ पर होती है, इसी को कहते हैं हम तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र। देखिए उसके बाद जस्ट उसी के बाद है, भाबर के बाद तराई क्षेत्र है। और इधर हमारा हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र था वो कट गया, क्योंकि क्यों, उत्तराखंड जो था वो कट गया है। तो हमारे अगर पूछ ले, कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में पर्वत है कि नहीं, तो नहीं है। कहाँ है हमारे उत्तर प्रदेश में, कहाँ है? तो आप यहाँ से कट गया ऊपर भाग। ठीक है, तो आप इधर देखेंगे कि भाबर हो गया, ये तराई हो गया। अब इसके बाद तराई क्या होता है, तो तराई को हम लोग समझेंगे कि जो है, यह जो तराई जब यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, ये क्षेत्र जो होता है काफी नमी युक्त होता है, दलदली भूमि होती है इसकी। जो अब जैसे अब यहाँ पानी आ गया ना, पानी इकट्ठा हो जाएगा, तराई का क्षेत्र हो गया। जैसे ये महाराजगंज क्षेत्र है, देखिए एकदम तराई का क्षेत्र है। ये सब पूरा ये तराई कहते हैं इसको। सिद्धार्थनगर हुआ, महाराजगंज हुआ, गोरखपुर हुआ, ये सब जो क्षेत्र है, बहराइच हुआ, ये सब क्षेत्र तराई के क्षेत्र हैं। और यहाँ पर जो है क्या होता है, अब क्या हो रहा है, यहाँ से तो बोल्डर बड़ा बड़ा पत्थर लेकर के आके यहाँ जमा की, लेकिन इन पत्थरों से क्या हो गया, यहाँ से जब ये पत्थर से निकलती हैं तो छोटे छोटे निक्षेप,
जो यहाँ से छोटे छोटे भूमि के कण ले जा करके भाई यहाँ पे तराई क्षेत्रों पर करती है, ले जाके इकट्ठा करती है। तो ये क्या हो जाता है, उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। ये उपजाऊ यहाँ पर जो है तराई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण, जैसे गन्ना की कृषि, इसके बाद फिर धान की खेती बहुत अच्छी तरह से होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि गन्ना की खेती होती है, धान की खेती होती है। अभी यहाँ पर देखिए भाबर में क्या था, भाबर में कोई खेती नहीं होती भाई, वहां पत्थर है, कैसे आप खेती करेंगे? पत्थर में खेती कर सकते हैं? भाबर क्षेत्र एकदम बेकार है, मतलब बहुत उसमें कृषि के लिए एकदम अनुपयुक्त है, मिट्टी भी वहां पे पत्थर आ गया है तो कैसे होगा, एकदम किनारे पर जो क्षेत्र है। लेकिन जो अब वहीं से जब जब निकल रही है, अब यहां से मिट्टी ले करके निकल रही है तो तराई क्षेत्र में आ जाता है। तो तराई हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यह खेती करने के लिए भी है, जैसे गन्ना की खेती हुई, यहाँ पर फिर धान की खेती हुई, ये सब मतलब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है बहुत जैसे रेंगने वाले जानवर, जैसे सांप हो गए, अजगर हो गए, इसके बाद फिर बड़े बड़े सांप हो गए, ये सब जानवर भी यहाँ बहुतायत पाए जाते हैं इसमें, जो ये तराई वाला क्षेत्र है। ठीक, तो इसमें लिख लीजिए 4 लाइन, तराई वाले क्षेत्र में भी ऐसे। तराई क्षेत्र भाबर के समानांतर दक्षिण में, भाबर के समानांतर दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र को, भाबर के समानांतर, हाँ भाबर के समानांतर दक्षिण, समानांतर दक्षिण में, भाबर के समानांतर दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र को, नमी युक्त दलदली क्षेत्र को, नमी युक्त दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र में नदियां, तराई क्षेत्र में नदियां धरती पर प्रकट होती हैं। तराई क्षेत्र पर नदियां धरती में प्रकट होती हैं, धरती पर प्रकट होती हैं। एपियर, धरती पर एपियर प्रकट होती हैं और महीन कणों, और महीन कणों का निक्षेप करती हैं, और महीन कणों का निक्षेप करती हैं, महीन कणों का निक्षेप करती हैं। वर्तमान में, वर्तमान में तराई की अधिकांश भूमि, वर्तमान में तराई की अधिकांश भूमि, तराई की अधिकांश भूमि कृषि योग्य, कृषि योग्य बन गई है। तराई की अधिकांश भूमि कृषि योग्य, कृषि योग्य है, कृषि योग्य है। इस क्षेत्र में गन्ना धान, इस क्षेत्र में गन्ना धान की खेती हेतु उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। गन्ना धान की खेती हेतु उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं, उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। अनेक जगहों पर, अनेक जगहों पर यहां जूट की भी खेती होती है। जूट, जूट की भी खेती होती है। जूट की भी खेती होती है। इन दलदली क्षेत्रों में, इन दलदली क्षेत्रों में, इन दलदली क्षेत्रों में अनेक तरह के, अनेक तरह के रेंगने वाले जीव, अनेक तरह के रेंगने वाले जीव तथा विषैले कीट, विषैले कीट, अजगर, मगरमच्छ, मगरमच्छ आदि, आदि के साथ, आदि के साथ अन्य जीव भी पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका तराई क्षेत्र हो गया। ये तराई क्षेत्र आप लोग समझ गए, भाबर और तराई। अब इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। ठीक, तो भाबर क्षेत्र है, ये पथरीली है, इसमें क्या होगा, इसमें जो है उपज नहीं होती है, ये भूमि जो है कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। यहाँ पर क्या होती है, नदियां विलुप्त हो जाती हैं। क्वेश्चन पूछता है कि नदियां कहाँ किस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, नीचे बहती हैं, तो भाबर क्षेत्र में। इसके बाद फिर तराई क्षेत्र में आएंगे, तो तराई में क्या होता है कि नदियां ऊपर जमीन पर आ जाती हैं, और यह क्या होता है, दलदली क्षेत्र होता है, और यहाँ पर जो है पानी इकट्ठा होता है, और यहाँ पे छोटे छोटे कण जो है लेकर के आती है, तो ये क्षेत्र जो है उपजाऊ बन जाता है, तराई क्षेत्र, जो गन्ना और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, गन्ना और मतलब चावल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्षेत्र जो है कृषि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे यही हम लोगों का तराई क्षेत्र है, काफी चीजें मिलती हैं यहाँ पर, रेंगने वाले जीव भी हैं इसमें पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के कीट पाए जाते हैं। तो ये जो हम लोग जिस क्षेत्र में बैठे हैं ये तराई क्षेत्र है। अब इसके बाद जो आएगा क्षेत्र वो है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, गंगा यमुना का मैदानी। अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे यहाँ से बिजनौर से गंगा निकलती है ऐसे, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में यहाँ गिर जाती है। और यमुना कहाँ पे मिलती है जा करके गंगा में, हाँ, प्रयागराज। यमुना और गंगा, गंगा यमुना का मैदानी भाग। गंगा यमुना का मैदानी भाग। अब गंगा यमुना का मैदानी भाग क्या है, गंगा यमुना का मैदानी भाग आप देखेंगे कि भाबर और तराई के बाद जो क्षेत्र है, दक्षिण में जो क्षेत्र पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, गंगा यमुना का मैदान कहा जाता है। और जो है ये या तो गंगा यमुना का द्वाब भी कहा जाता है। इसे द्वाब क्या है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, द्वाब कहा जाता है। अब ये जो क्षेत्र है ये कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि यह क्या करती है, यह नदी जो है कांप, कीचड़, बालू ये सब एक साथ लेकर के आती है। कांप जो होता है ये जलोढ़ मिट्टी को कांप कहते हैं, कांप, बालू हो गया और कण हो गए, तो ये सब अपने साथ बहा के लेके आती है। और यहाँ पर जो है इसको भी जो गंगा यमुना का मैदान है इसे दो भागों में बांटा गया है। इसमें जो है एक को खादर और बांगर क्षेत्रों में बांटा जाता है। खादर क्षेत्र जो होता है, खादर क्षेत्र वह होता है जहां पर क्या होता है कि बार बार बाढ़ आती है, बार बार बाढ़ आएगी, बार बार बाढ़ आएगी, तो बाढ़ आती है, जब बार बार बाढ़ आएगी तो वहां पे क्या आएगी, अपने जो जब वो होती है, बाढ़ होती है, अपने साथ अवसादों को लेके आती है। और वहां क्या होता है, बांगर जो क्षेत्र, देखिए इसके बाद देखिए इसको पेज बदल देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र हो गया। अब ये है, ये दो प्रकार का है। गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र कौन, देखिए भाबर और तराई क्षेत्र के दक्षिण में जो क्षेत्र पाया जाता है उसे गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। और या तो गंगा यमुना का द्वाब भी इसे कहा जा सकता है। गंगा यमुना का द्वाब जो है, जो नदियां हैं वो अपने साथ क्या क्या कांप, कीचड़, बालू ये सब लेकर के आती है, काप मिट्टी होती है तो उसको लेकर के आती है, और जो क्षेत्र होता है उसको उपजाऊ बनाती है। अब इसको जो है आप देखेंगे, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। इसको क्या, खादर और बांगर। पहला खादर है, दूसरा बांगर है। खादर और बांगर। खादर क्या है, खादर जो होता है जैसे जब जहां पे बार बार बाढ़ आ रही है, पानी गंगा यमुना का जो क्षेत्र है जहां पर बार बार बाढ़ आ रही है, जैसे ये है नदी आ गई, ये यहाँ पे नदी आ रही है, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आ रही तो यहाँ पे बाढ़ आ रही है। अब इसके बाढ़ से और इधर जो क्षेत्र है ये जो है यहाँ पर पानी, यहाँ पे बाढ़ कम आती है, वहां पे बांगर ये क्षेत्र होता है। लेकिन जहाँ पे बाढ़ बार आ रही है तो क्या होता है, वहां पे बार बार बाढ़ आने से क्या होगा कि वहां की मिट्टी में परिवर्तन होता है। मिट्टी में जब बाढ़ आती है तो क्या लाती है, अपने साथ अवसाद लाती है।
अवसाद जैसे ये कांप हो गया, कीचड़ हो गया, बालू हो गया का इसका निक्षेप करती है। कांप मतलब जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है काफी उपजाऊ होती है, तो जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। तब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये वाला खादर जो रहेगा ये काफी उपजाऊ क्षेत्र होता है आपका। यहाँ पर जो है बार बार बाढ़ के आने से क्या होता है, मिट्टी में परिवर्तन होता है, और मिट्टी में परिवर्तन कई चीजें लेके आते हैं। अब जैसे कैसे अभी देखिए, जो आप लोगों का खेत कहीं होगा, बाढ़ वाला क्षेत्र होगा, अगर वहां बाढ़ आता होगा तो वहां पे जैसे एक बार जब बाढ़ आ गई, बाढ़ आके चली गई, और फिर वहां पे जब फसल बोएंगे ना तो बड़ा अच्छा फसल होती है वहां पे। जैसे हम लोग का भी क्षेत्र है इधर, जो संत कबीर नगर मेहदावल आप लोग जान रहे होंगे, उधर ही गांव पड़ता है हम लोग का। तो वहां पर आती, हम लोग के खेत कुछ है तो वहां पे हर साल बाढ़ आती है। तो बाढ़ आएगी पूरा मतलब धान के समय ही आता है भाई, खरीफ फसल के समय ही तो आता है। तो जो है इसी में धान में जब बोया रहेगा उसी में पूरा बाढ़ आएगी और एक बार चली जाती है। लेकिन जब आती है तो अवसादों को लेकर के अपने आती है, मिट्टी में परिवर्तन हो जाता है और वो काफी उपजाऊ जमीन हो जाती है, तो वो काफी उपजाऊ होती है। और जो ये होता है बांगर जो क्षेत्र होता है ये उपजाऊ नहीं होता है, यहाँ जो है बाढ़ नहीं आती, ये वही मिट्टी को बार बार प्रयोग किया जाता है वहां पर। तो इस नाते यह जो बांगर वाला क्षेत्र होता है यह जो है, यह इसमें जो है नमीनीकरण नहीं होता है, और इस नाते यह मिट्टी क्या हो जाती है, यह उतनी उपजाऊ नहीं होती है। क्योंकि वहां देख रहे हैं इसमें खादर में क्या हो रहा है कि आपका परिवर्तित हो रही है मिट्टी, तो इस नाते यह उपजाऊ होती है। लेकिन बांगर की बार बार में परिवर्तित नहीं हो रही है। तो आप लोग भाबर समझे, बांगर समझे, और ये खादर समझे, फिर बांगर समझे, तीनों समझ गए चीजें। अगर आप लोगों को पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। इसके बाद फिर इनका भौगोलिक क्षेत्र आप समझे, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र। तो भौगोलिक क्षेत्र में आपने क्या क्या समझा, भौगोलिक क्षेत्र में आपने समझा कि इसका जो है उत्तर का क्षेत्र कौन सा है, क्या है बताइए, भाबर है। भाबर के बाद क्या है, तराई है। तराई के बाद गंगा यमुना का मैदानी या द्वाब क्षेत्र है, और नीचे क्या है, पठारी क्षेत्र है। ये आपका ये स्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश का। आप कुछ भी अगर करना होगा तो आप वहां उसको रख करके उसके बारे में आप जैसे आप जैसे कहा भाबर क्षेत्र में अगर पूछ ले, भाबर क्षेत्र में कृषि का उत्पादन होगा, नहीं होगा कृषि, क्योंकि वहां पथरीली भूमि है, कैसे होगा वहां पे। तराई क्षेत्र में कृषि का उत्पादन एकदम होगा, कृषि का उत्पादन गंगा यमुना के क्षेत्र में एकदम होगा। अब इधर जब दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग में आएंगे तो वहां कृषि का उत्पादन उतना नहीं होगा। भाई बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, कहाँ पे वहां पानी की कमी है, वहां लाल मृदा रेड सॉइल पाई जाती है, तो वहां पर उतना खेती की वो, तो चारों मतलब इस तरह से आपका भौगोलिक विभाजन बताया गया कि कैसे कैसे क्या है, और भाबर क्या है आपका, खादर क्या है, और बांगर क्या है। तो इसमें ये थोड़ा सा लिख लीजिए, क्या नाम है, गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र हेडिंग डाल लीजिए, उसको लिखिए। भाबर एवं तराई क्षेत्र, भाबर एवं तराई क्षेत्र, भाबर एवं तराई क्षेत्र तथा भाबर एवं तराई क्षेत्र तथा दक्षिण क्षेत्र के बीच अवस्थित, दक्षिण क्षेत्र के बीच अवस्थित यह एक विस्तृत सामान्यतः, यह एक विस्तृत सामान्यतः समतल एवं उपजाऊ मैदान का भाग है, समतल एवं उपजाऊ मैदान का भाग है, उपजाऊ मैदान का भाग है। इसे गंगा यमुना का द्वाब भी कहा जाता है, इसे गंगा यमुना का द्वाब भी कहा जाता है, गंगा यमुना का द्वाब भी कहा जाता है, गंगा यमुना का द्वाब भी कहा जाता है। यह क्षेत्र गंगा यमुना के द्वारा, यह क्षेत्र गंगा यमुना के द्वारा गंगा यमुना के द्वारा बहा कर लाए गए, बहा कर लाए गए कांप, बहा कर लाए गए कांप, कीचड़, बालू,
काप जो होता है ये जलोढ़ मृदा को कहते हैं, जलोढ़ मृदा। काप कीचड़ और बालू के निक्षेप से बना है। बहाकर लाए गए काप कीचड़ बालू के निक्षेप से बना है, के निक्षेप से बना है। निक्षेप की संरचना के आधार पर डिपॉजिट स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। निक्षेप की संरचना डिपॉजिट स्ट्रक्चर, डिपॉजिट स्ट्रक्चर निक्षेप की संरचना के आधार पर इस मैदान को दो उपवर्गों में बांटा गया है, दो उपवर्गों में बांटा गया है, दो उपवर्गों में बांटा गया है। पहला लिखिए खादर क्षेत्र, खादर क्षेत्र हेडिंग डाल लीजिए, खादर क्षेत्र। खादर नदी के पास वाला क्षेत्र, लिखिए खादर में नदी के पास वाला क्षेत्र, नदी के पास वाला क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती है, नदी के पास वाला क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती है, जहां पर बाढ़ आती है उसे खादर क्षेत्र कहते हैं, उसे खादर क्षेत्र कहते हैं। नदी के पास वाला क्षेत्र जहां बाढ़ आती है वहां खादर क्षेत्र कहते हैं। यहां लगभग हर वर्ष बाढ़ आने के कारण, यहां लगभग हर वर्ष बाढ़ आने के कारण, यहां लगभग हर वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की मृदा का नवीनीकरण हो जाता है। हर वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की मृदा का नवीनीकरण हो जाता है, मृदा का नवीनीकरण हो जाता है। इसी कारण यह प्रदेश उपजाऊ बना रहता है, इस कारण यह प्रदेश उपजाऊ बना रहता है। इसका निर्माण नई जलोढ़ मृदा से हुआ है, इसका निर्माण नई जलोढ़ मृदा से हुआ है। नई जलोढ़ मृदा से हुआ है। अब बांगर हेडिंग डाल लीजिए, बांगर क्या है? बांगर, बांगर में लिखिए नदी के दूर, बांगर हेडिंग डाल लीजिए, बांगर क्षेत्र नदी के दूर, नदी के दूर वाला क्षेत्र, नदी के दूर वाला क्षेत्र जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से, नदी के दूर वाला क्षेत्र जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से पाटा गया है, नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से पाटा गया है, पाटा गया है। इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती है, इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आता है, पाटा गया है। इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आता है, बाढ़ नहीं आता है, जिस कारण, जिसके कारण लिखिए, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी, बाढ़ नहीं आता है जिसके कारण यहाँ की मिट्टी का नवीनीकरण नहीं हो पाता है, यहाँ की मिट्टी का नवीनीकरण नहीं हो पाता है, मिट्टी का नवीनीकरण नहीं हो पाता है, नवीनीकरण नहीं हो पाता है। यही बांगर क्षेत्र कहलाता है, यही बांगर क्षेत्र कहलाता है। यह प्रदेश मैदान की ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, यह प्रदेश मैदान की ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है। बांगर आप लोग समझ गए। बांगर जो खादर है, यहाँ पे जैसे यहाँ से पानी जब निकलता है भाभर से और निकला यहाँ पे आया और यहाँ पे इकट्ठा हुआ
तो यहाँ पे क्या दलदली भूमि बन जाती है, तो यहाँ पे खेती के लिए जो है और क्या करता है, यहाँ से जो है यहाँ के अवक्षेप छोटी छोटी मृदाओं को ला करके यहाँ पर इकट्ठा कर देता, तो यहाँ उपजाऊ हो जाता है आपका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, इसके बाद फिर ये भाभर वाला खादर वाला क्षेत्र, यहाँ पे क्या होता है, बार बार बाढ़ आएगी, कई बार बाढ़ आएगी, तो क्या होगा, बार बार बाढ़ आने से उसकी मिट्टी में परिवर्तन होता रहता है, और परिवर्तन होता रहता है। जैसे एक जगह जब मिट्टी रहेगी ना, अब बांगर में क्या है, बांगर में एक बार नदी लाई पानी और उसके बाद खूब ऊंचा सा हो गया, अब वहां बाढ़ आता ही नहीं है, पानी जाता नहीं, केवल बारिश का ही पानी, और वो भी बारिश उतना होता नहीं है, मिट्टी में परिवर्तन होता नहीं है। अब मिट्टी में जब परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, उपजाऊ नहीं होगी वो। तो बांगर क्षेत्र जो है, इसी नाते बांगर कहते नहीं है कि अभी गांव में सुने होंगे बांगर है, ये बांगर जो है उपजाऊ नहीं होता, यहाँ पे खेती उतनी उपजाऊ नहीं होती। लेकिन आप देखेंगे कि खादर वाला क्षेत्र जो है, बार बार बाढ़ आ रही है, वो जो है काफी इंपॉर्टेंट, काफी बढ़िया क्षेत्र है, वहां पे खेती के लिए काफी उपयुक्त है। लेकिन तो 3 कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, क्या क्या बताया गया, भाबर और इसके बाद फिर खादर और बांगर, ठीक। अब इसके बाद फिर उसमें जो क्षेत्र बांटा गया उत्तर प्रदेश का भौगोलिक, वो भूलेंगे नहीं चीजों को। देखिए पढ़ाने का जो मकसद होता है आदमी का, कि आपको यही याद रहे, आपको ऐसी चीज, मतलब बाद में, क्योंकि जो चीजें होती है, हमारी कोशिश होती है ये कि आपको यहाँ जानकारी की कॉन्सेप्ट की आपको भूले ना। जैसे खादर आपको मैप से भी समझा दिया, जो हम बोले हैं वही लिखाए भी हैं, देखिए दूसरा कुछ नहीं लिखा है हम, जो हमारा जो होता है, जो हम बोलते हैं वही लिखाते भी हैं, कि एक बार बोलने से आपको समझ में आए, एक बार जब लिख लेंगे वो भी दोबारा हो जाएगा आपका, एक बार जब पढ़ेंगे 2 बार 3 बार हो जाएगा, तो वो चीजें याद हो जाएंगी। ये सब जैसे एक बार कॉन्सेप्ट चीजों का बन जाता है ना, रटने वाली चीज होती है वो भूल जाती है। फैक्चुअल से हम भागते हैं, फैक्चुअल आपको नोट करा दे, यहाँ पे ये गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है, यहाँ ये भाभर इसे कहते हैं, यहाँ पे ये वो, तो वो चीजें आपको भूल जाएंगी। लेकिन अब बाकायदे आपको मैप से बताया जाए कैसे भाभर बना, कैसे खादर बना, और कैसे तराई क्षेत्र बना, कैसे बांगर क्षेत्र हुआ, ये कॉन्सेप्ट आपके एक दिमाग में आ जाएगा। और उसके बाद जब आप इसको देखेंगे, अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप जैसे पूछ लिया कि सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन होगा, तो सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन होगा, ये खादर होगा या फिर तराई क्षेत्र, खादर सबसे उपजाऊ होगा। इसके बाद कहाँ पे कृषि का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, भाबर क्षेत्र में नहीं होगा, यहाँ पे बांगर में भी उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कहाँ पे सबसे अधिक बाढ़ आती है, तो ये खादर वाले क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ आती है। तो ठीक है, तो यहाँ तक ये आपकी क्लास रहेगी आज, यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं। तो कल जो है इसके आगे जो है आपका पठारी क्षेत्र जो बचा है उसको बता के फिर उत्तर प्रदेश के जलवायु प्रदेश, ठीक है, उसको हम बताएंगे। तो मैप के द्वारा देखिए, एक मैप भी ले, अब जैसे एटलस हम लेके आते हैं, एटलस एक रखा करिए, एटलस जरूर, जैसे कोई भी कुछ पढ़ा रहा है तो जरूर उसको एटलस में देखा, एक बैग में आपके पास एटलस जरूर होना चाहिए। एटलस जो है जरूरी है, क्योंकि एटलस से क्या होता है कि देखिए, एटलस आपके मेज पर जो है, जो आपका सिलेबस है, एटलस है, ये 2-3 चीजें बहुत जरूरी होती है। सिलेबस, बिना सिलेबस की पढ़ाई नहीं होती है, जब तक आप सिलेबस, क्योंकि सिलेबस क्या है कि आपको इधर उधर भागने नहीं देता है। वैसे ही सिलेबस बहुत बड़ा है, आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा ना, चीजों को जब पढ़ेंगे, जैसे हम जब अभी 17 में जब पीसीएस का एग्जाम हुआ, 2017 के बाद चेंज हुआ, मेंस से आपका चेंज हुआ। पहले क्या होता था, उत्तर प्रदेश में ऑब्जेक्टिव होता था, मेंस भी जो जीएस का जो पोर्शन होता था वो ऑब्जेक्टिव होता था, और जो आपका सब्जेक्ट है वो तो लिखने वाला था ही, लेकिन जो जीएस था वो ऑब्जेक्टिव होता था। अब उसमें क्या था, लेकिन 18 में जब चेंज हुआ आपका 2018 में मेंस, तो उसमें क्या हुआ कि जीएस को भी डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया, 5-6 पेपर आपके कर दिए गए वो, अब वो डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया। तो क्या हुआ कि हम जब 18 में मेंस देने गए तो वहां पर जो अभी नया चेंज हुआ था, आईएएस में हो रहा था, उस समय आईएएस में था, आईएएस पहले ही कर दिया था, वहां ऑब्जेक्टिव नहीं जीएस होता, वहां लिखित था। तो वहां पे क्या किया हमने, कई कोचिंगों को देखे, अच्छे कोचिंग का देखे, सिलेबस के अनुसार उनका नोट्स ही नहीं था, तो अपना खुद का नोट्स हमने किताबों से, जो अच्छी ऑथेंटिक किताबें, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की किताबों से जो सिलेबस लिखा हुआ है, उस मेन जो सिलेबस लिखा था उसी को पॉइंट वाइज नोट्स बनाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छी दृष्टि में, मतलब आप सिलेबस उसका नोट्स उठा के ज्योग्राफी के देखिए और सिलेबस उठा के देखिए कितना, अब इधर हो सकता है कुछ इधर 1-2 सालों में सुधार किए, लेकिन 18 में जब हमने देखा सबका उठाया, ये कंडीशन थी, तब समझ में आया कि चीजें कहाँ पर गलती। देखिए सिलेबस बहुत जरूरी है, सिलेबस आप जरूर, जैसे आईएएस तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस रखिए आप, सिलेबस जरूरी है, उसके क्वेश्चन देखना जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं,
क्वेश्चन के दो चीज तीन चीजें जब जान जाएंगी ना कि क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, वो चीजें, सिलेबस क्या है, सिलेबस जब पढ़ेंगी और क्वेश्चन जब पढ़ेंगी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करिए ज्यादा से ज्यादा, तो आपको आएगा कि ये यहाँ पार्ट से क्वेश्चन बन रहा है, अब वहां से आप पढ़ेंगे। ये तरीका होता है पढ़ने का। एटलस से कोई भी जैसे अभी यूपी का कुछ स्थान हम बताए, कुछ जगह है, मैप है, उसको देख लीजिए निकाल के। सर ज्योग्राफी वाले पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री वाले पढ़ा रहे हैं, तो यहीं पे रखा करिए एटलस, उसको देखा करिए। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो जरूर रखा करिए एटलस, बिना तो एक बैग में ये चीजें जरूरी होती हैं। ठीक, ये सब चीजें, जैसे हम लोग थे, हम लोग इलाहाबाद जब तैयारी करने गए तो वहां पे क्या था, हम लोग को कोई बताने वाला ही नहीं था कि क्या कैसे क्या किया जाए, और अपने से ही अपना पढ़ना था। फिर कोचिंग जो ज्वाइन किया गया तो वहां पे कुछ बताया गया, तो चीजें हैं। तो ये जैसे कि हम लोग क्या है 8-10 साल उसी में दिए हुए हैं, हम लोग अभी भी तैयारी में है और दे रहे हैं, और अपना फिर परिवार भी है तो अपना सब कुछ उसी में चल रहा है। लेकिन अब क्या है, चाह कर भी नहीं पढ़ाई हो पाती है। चाहते हैं कि हमको 10 घंटा 12 घंटा, लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं। यही है, इसी नाते कहा जाता है ना कि आप लोगों के अभी समय है, कोई प्रेशर नहीं है, इस नाते आप जम के पढ़िए, क्योंकि अभी 2-3-4 साल बीत जाएगा ना तो फिर वही घर वाले भी ढील दे देंगे, और भी और प्रेशर, शादी विवाह और चीजें आने लगती हैं। तो जो ये 2-4 साल 5 सालों का आपका समय है, खाली बस 2 साल 3 साल सीरियस हो जाए। कोई इलाहाबाद में, दिल्ली उल्ली में हम लोग रहे, मतलब जो लड़के सीरियस थे, बहुत गिने चुने लड़के बच्चे जान लीजिए जो थे, सबका हो गया, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया। बस यही है कि ईमानदारी, कोई तेज और कमजोर नहीं होता है, जान लीजिए। कोई लड़का जो यहाँ बैठा, कोई तेज कोई कमजोर, अपने को किसी से कॉपी नहीं करना चाहिए। अपने से बस यही है कि आप कितना पढ़ ले रहे हैं, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, वो भी जो है क्वालिटी पढ़ाई। जो जैसे 10 लोग 12 घंटा 15 घंटा भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई क्वालिटी वाली पढ़ाई, कहाँ से क्या पढ़ना है, वही जो हम बताएं कि सिलेबस होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, कैसे क्या आ रहा है, ये चीजें आप लोग रखिए। तब आपको जो है पढ़ने में आसानी होगी चीजों को, और जो 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं उनसे और अच्छा आप कर सकते हैं। ये सब चीजें होती हैं, तो आप लोग जरूर इसको बीच बीच में बताते रहेंगे आप लोगों को कैसे क्या करना है, कैसी चीजें हैं। ठीक है, तो आज यही क्लास रहेगी, यहीं तक। चीजें समझ में आई है ना? ठीक, ओके। ज्योग्राफी के लिए कि सब्जेक्ट के लिए? हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बताएं? एंसेंट के लिए? एंसेंट के लिए तो जैसे मेंस की एक आती है, झा श्रीमाली की बुक आती है। ऐसे पढ़ना हो जैसे बहुत आसान में पढ़ना हो, अभी तो एस के पांडे की एक बुक आती है, एस के पांडे की एक बुक आती है। मतलब बहुत मेंस वर्जन नहीं है, ऑब्जेक्टिव वर्जन है, लेकिन बहुत सरल तरीके से लिखा हुआ, आप एक इतिहास समझ जाएंगे। और एनसीईआरटी, अगर पुरानी एनसीईआरटी ना हो आप लोगों को, पुरानी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक दिन लेके आते हैं एंसेंट की, मेडवल की, मॉडर्न की, जो कहिए आप लोग उसको फोटोकॉपी करा लीजिए। वो क्योंकि आपको वो समझ बन जाएगी पहले एनसीईआरटी की, पुरानी, क्योंकि उसमें पूरा एंसेंट, जैसे नई एनसीईआरटी में पूरा कई एनसीईआरटी दी हुई हैं, तो उसमें कई चीज, उसी में एंसेंट की जो है रामशरण शर्मा सबसे अच्छे लेखक माने जाते हैं प्राचीन इतिहास के, और वही एनसीईआरटी लिखे भी है। पुरानी एनसीईआरटी मिल नहीं पाती है जल्दी, तो हमारे पास है, हम ला के दे दें। एक दिन एनसीईआरटी प्राचीन वाली दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे है, अगर पीडीएफ यहाँ मिल जाती तो ठीक है, और नहीं अगर मिल पा रहा है तो एंसेंट, मेडवल, मॉडर्न, तीनों की एनसीईआरटी हमारे पास है, आप लोग लेकर के फोटोकॉपी करा सकते हो उसको। और पहले एनसीईआरटी एक बार देख लीजिए, इसके बाद फिर हम बुक बता देंगे। बुक देख लीजिए, बढ़िया बुक जो है, बुक काफी अच्छी अच्छी है उसमें। जैसे कि एस के पांडे जो है थोड़ा सा वो है, लेकिन ये है ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो। अब जैसे रामशरण शर्मा की बुक हो गई, इसके बाद फिर उसी में एंसेंट में जाएंगे, झा श्रीमाली की बुक बहुत अच्छी आती है, मतलब मेंस लिखने की, मेंस वर्जन में झा श्रीमाली की बुक आती है। तो पहले एनसीईआरटी आप पहले देख लीजिए, ठीक है। पुरानी वाली बुक एक बार पढ़िए, बहुत पतली, इतनी पतली है, पूरा एनसीईआरटी, पूरा प्राचीन इतिहास है, एक आपके अंदर कॉन्सेप्ट बना देंगे। हम कल ले आएंगे, कल उसको ले आएंगे, देख लीजिएगा एक बार आप लोग, और सर के पास होगा, अगर देख लीजिएगा, अगर यहाँ नहीं तो उसको लेके फोटोकॉपी कर। तो फिर मेडवल वाली भी हमारे पास है, सतीश चंद्रा की बुक सबसे अच्छी मानी जाती है जो एनसीईआरटी में, वो अच्छे लेखक सतीश चंद्रा की, मेंस में भी अच्छी बुक है, 2 बुक है सतीश चंद्रा की, तो उनकी भी बहुत अच्छी मानी जाती है, वो है। और उसके बाद फिर बिपिन चंद्रा की तो है, ये है अच्छी, मॉडर्न में बिपिन चंद्रा की, तो तीनों किताबें हैं, पहले उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आपको तीनों की इतिहास की किताबें बता देंगे, जो अच्छी अच्छी किताबें हैं उसको हम नोट करा देंगे। कल हम एंसेंट वाले लेके आएंगे, देखिएगा, ठीक है। ठीक।
ओके। नमस्कार सर, नमस्कार। और सर बढ़िया, अच्छा। अरे कल थोड़ा सा वो हो गया, बीच में वीडियो पड़ गया। अच्छा। और 3-4 घंटा चला, उसके बाद तो फिर पता चला वीडियो हटा दिया गया, तो